नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह और अभी मैं स्थित हूं आईएमसी नई दिल्ली परिसर में। तो हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार और जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े पत्रकारिता के छात्र मोहम्मद नैयर आजम। आज हम उनसे जानेंगे, वो कुछ दिन पहले असम से चुनाव कवर करके आए हैं, वहाँ के ग्राउंड रियलिटी को कैसे देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वहाँ किन की सरकार आने वाली है, किन का माहौल है, इन सभी विषयों पे मैं उनसे चर्चा करूँगा। तो आइए जानते हैं उनसे। तो हमारे बीच हैं मोहम्मद नैयर आजम। इन्होंने पिछले 10 दिन में आसाम चुनाव कवर करके वहाँ से लौटे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ के राजनीतिक माहौल क्या है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ की जनता अभी मूड क्या है, वो क्या सोचती है, किस मुद्दों पे वोट करेगी। स्वागत है। जी, शुक्रिया। मुझे आप ये बताइए, आपने कितने दिन वहाँ गुजारे और किन क्षेत्रों में गुजारे? मैं जो था तकरीबन 1 सप्ताह वहाँ मतलब हम कवर किए, और हम जिस इलाके में थे उसको असम के ऊपरी इलाका यानी अपर असम कहा जाता है, जहाँ पर लगभग 42 विधानसभा की सीटें हैं। और अगर पॉलिटिकली कहें तो पिछली बार वहाँ पर बीजेपी ने खूब अच्छे से अपना परचम लहराया था। 42 में से लगभग 39 सीटों पर बीजेपी जीती थी या एनडीए जीती थी। 3 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी, तो बीजेपी का गढ़ रहा है वो। से बातें कर आप क्या भाप पाए अभी तक? देखिए, मैं जिस इलाके में गया था, ऊपरी असम की भी बात करूं पर्टिकुलरली, तो डिब्रूगढ़ का इलाका था। डिब्रूगढ़ में भी 7 विधानसभा की सीटें हैं और उन 7 पर एनडीए ही जीती है पिछली बार, ठीक है। तो वहाँ के जो मिजाज की बात अगर हम करें तो मिजाज देख करके तो ऐसा लगा मुझे कि पहली बात तो वहाँ कांग्रेस बहुत नदारद मुझे दिखी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था। लगभग मैं 8 से 10 विधानसभाओं में गया था, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पर कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के लोग दिखाई पड़ रहे थे, वरना हर जगह पर बीजेपी। और लोगों से जब मैंने बात किया, लोगों से जब मैंने राय जानने की कोशिश की ग्राउंड लेवल पर, किसी से ऑफ रिकॉर्ड, किसी से ऑन रिकॉर्ड, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो पीपल थे वहाँ के, जो आदिवासी बहुल इलाका है, वो या तो एक नए विकल्प की तलाश में है या नहीं तो बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। नए विकल्प की बात करें तो वहाँ पर जय भारत पार्टी एक वहाँ के लोकल पार्टी है, जिसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में जो जिसकी सरकार चल रही है, उनका गठबंधन है, और हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी डेरा डाले हुए प्रचार कर रही थी, तब तक मैं था। दूसरी तरफ बीजेपी है, तो इन दोनों के बीच मुकाबला दिख रहा है। जय भारत पार्टी को लेकर के सेंटीमेंट ये है लोगों में वहाँ पर आदिवासी बहुल इलाके होने की वजह से कि हमारी अपनी पार्टी है, हमारे अपने लोग हैं, और बीजेपी ने हमें ठगा है। मुद्दों की अगर बात करें तो वहाँ पर जैसे वो चाय बागान, चाय की राजधानी कहा जाता है डिब्रूगढ़ को, तो चाय बागान का बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चाय बागान में गए थे। इनके अलावा लोकल स्तर पर उसको मजदूरी कहते हैं, जिसको हम लोग मजदूरी कहते हैं, हाजरा कहते हैं, जो उसका उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले चुनाव में वादा किया गया था, मतलब बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम 500 रुपये या 551 रुपये पर महीने का, पर डे का हम कर देंगे, जो भी उनका मजदूरी होता है। लेकिन उसको 250 रुपये से बढ़ा करके इस बार 280 किया गया है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा है एसटी आरक्षण को लेकर के, उनको अभी भी एसटी का दर्जा नहीं मिला है। तीसरा है उनका जो कहता है कि माटी भट्ठा का मुद्दा है, यानी उनके पास जो ज़मीन है जिस पर घर बनी हुई है, वो ज़मीन का कागज़ उनके पास नहीं है, और उनको इस बात का डर है कि कल होकर के अडानी और अंबानी को लेकर के जिस तरह से माहौल बन रहा है देश में कि वो कहीं पर भी फैक्ट्रियाँ वगैरह डाल देते हैं वो लोग, तो ऐसा ना हो कल होकर के कि वो ज़मीन पर कब्जा कर ले और ये लोग जब आदिवासी लोग जब कोर्ट में जाए तो साबित नहीं कर पाए कि ये ज़मीन हमारी है। तो ये 3 बहुत बड़े मुद्दे आदिवासियों के हैं, और आदिवासी बहुल इलाका है, और कहा जाता है कि असम की सत्ता की चाबी ऊपरी असम से होकर के जाती है, और ऊपरी असम की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है, और आदिवासी जिसके साथ जाते हैं सत्ता उसी के हाथ में जाती है। तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की भी वापसी हो सकती है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तरुण गोगोई जो थे 15 साल तक जो चीफ मिनिस्टर रहे थे असम के, उनका वो गढ़ है, मतलब ऊपरी असम से वो भी बिलोंग करते हैं। लेकिन गौरव गोगोई उस इलाके से नहीं है, उस इलाके में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अभी कहना मुश्किल है। मगर ये कह सकते हैं कि अगर हेड टू हेड फाइट की बात करें तो बाकी इलाकों में कांग्रेस मजबूत दिख रही है, लेकिन उस इलाके में बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, एनडीए स्ट्रॉन्ग है। बट जय भारत पार्टी अगर कुछ अच्छा कमाल कर देती है तो उनका खेल खराब भी हो सकता है। मुझे एक चीज़ और जानना है कि क्या वहाँ क्षेत्रीय नेतृत्व हावी है या मोदी शाह का मैजिक अभी भी वहाँ कायम है? मोदी शाह का मैजिक वहाँ पर, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शाह की मैजिक नहीं दिख रही है, इसलिए क्योंकि आप कैंपेनिंग को अगर सही से फॉलो कर रहे होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको केरला में दिख जाएंगे, तमिलनाडु में दिख जाएंगे, बंगाल में तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन असम में नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पर लोकल लीडरशिप पर छोड़ा गया, इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ के CM हैं, वो डेरा डाले हुए हैं, वो अपनी राज्य में अलग अलग विधानसभाओं में
कभी पैदल दौड़ के, कभी अलग अलग तरीके से वो रैली धुआंधार कर रहे हैं। यानी लोकल लीडरशिप पर बीजेपी ने पूरी तरह से एक तरीके से छोड़ दिया है। भाषा का भी बहुत बड़ा बैरियर है। जब हम चूँकि हिंदी भाषी पत्रकार हैं, हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, टूटी फूटी जितनी भी आती है, बट वहाँ के लोग जो हैं हिंदी बोलते हुए देख करके हमें एक थोड़े अलग नज़र से देख रहे थे, मतलब कि बाहर के लोग हैं। तो जब हमें, जो हम पत्रकार कवर करने गए, उसको अलग नज़र से देख रहे थे, तो जो नेता वोट मांगने जा रहे हैं, जो उनके एक तरीके से उनका हाकिम बनने वाले हैं, उनको इतना आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ये मुश्किल लग रहा है वहाँ पर। एक सोशल मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भाषा में बदलाव आया है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं तो वो एक अलग तेवर अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव वोटिंग पे पड़ेगा, या पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 दिनों में जो जैसा माहौल बना है, क्रिएट हुआ है, उससे क्या वोट टर्न होगा कुछ? देखिए, असम का एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो आज भी मेन स्ट्रीम से कटा हुआ नहीं है, बल्कि सैकड़ों मीलों दूर है। मतलब आज से 50 साल पहले अगर मैं पैदा हुआ होता, जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, तो वो गांव भी मेरा उतना अंडर डेवलप नहीं था जितना अंडर डेवलप उस गांव के कुछ उस इलाके के कुछ गांव है। वहाँ पर सोशल मीडिया है ही नहीं, नेट है ही नहीं। और हिमंता बिस्वा शर्मा के जो स्पीच, जो भाषण वायरल हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। उनके दिमाग में बस यही है, अगर किसी को भी सरकार बनानी है, किसी भी पार्टी को कुछ अच्छा करना है, तो क्या कहते हैं कि चाहे मुसलमान हो, वहाँ के बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की जिनके पास एजुकेशन की भारी कमी है, हिंदुओं की बड़ी आबादी है जिनके पास एजुकेशन की भारी कमी है। कुछ शहरी इलाके, कुछ देखिए जैसे गुवाहाटी हो गया या फिर डिब्रूगढ़ का कुछ शहरी इलाका है, वहाँ के लोग एजुकेटेड है, तो उन पर असर पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता, अलग बात है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी हमको मिले ग्राउंड पर, वो बोल रहे हैं कि सर गुटखा उनके मुँह में था भरा हुआ, और हमको बहुत इरिटेशन हो रही थी उनसे। वो कह रहे सर हमको कोई टेंशन नहीं है। मतलब क्यों? तो बोला कि हमको 250 रुपये चाय बागान में काम करते मजदूरी का दिन का मिलता है, 100 रुपये का हम गुटखा खा लेते हैं, चुटकी बजा के बोल रहे हैं 100 रुपये का हम गुटखा खा लेते हैं, और 150 रुपया बचता है, उससे हमारा दाल चावल चल जाता है, हो गया मेरा काम ख़त्म। ये हालत है वहाँ के लोगों की। आसाम में मुस्लिमों की आबादी माने तो ठीक ठाक है, और 27-28% है, तकरीबन 1/4 से थोड़ा अधिक। और बांग्लादेश इमिग्रेंट जो हैं, बांग्लादेशी, उसका भी मुद्दा चलता रहता है। उसका क्या असर पड़ेगा? वो मुस्लिम किस तरफ जा रहे हैं? मुसलमानों की बात करें वहाँ की, तो वो खासतौर से धुबरी और जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ जो एरिया है, हालांकि हम बिल्कुल अपोजिट थे। हम जिस इलाके में गए थे वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से सटा हुआ एरिया है, और ये जो जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश और बंगाल से सटा हुआ एरिया है। मुसलमानों की स्थिति वहाँ पर ऐसी है कि अब इस बार जो है ना, या तो कांग्रेस या तो हमेशा से रहा है कि बदरुद्दीन अजमल के साथ में। इस बार बदरुद्दीन अजमल की स्थिति वहाँ पर इसलिए भी मजबूत दिख रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है AIMIM के नेता, वो फुल सपोर्ट में उनके साथ में। पिछली बार तो कांग्रेस के गठबंधन में थे बदरुद्दीन अजमल, इस बार वो अकेले हैं। और ओवैसी जिस तरह से बिहार में मतलब 4-5 सीट निकाल करके लेकर के आए हैं, बंगाल में लड़ने जा रहे हैं, नेशनल छवि उनकी बनी, तो हो सकता है मुसलमानों का एक तबका, ख़ासतौर से वो तबका जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा मतलब चीज़ों को सोशल मीडिया से प्रभावित होता है, वो हो सकता है उनकी तरफ झुक जाए। ये हो सकता है। तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी? अब मे बी आई विल बी रॉन्ग, क्योंकि मैं पूरे विधानसभा में नहीं गया हूँ। मैं मुश्किल से 10 से 12 विधानसभा में गया हूँ। अच्छा 126 है, बट यस, जितना ऑब्जर्व मैंने किया है, मे बी आई विल बी रॉन्ग, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, बट 60-40 का मुकाबला मुझे दिख रहा है। 60 में भाजपा है, 40 में कांग्रेस, और को रख दीजिए आप, लग रहा है मुझे ऐसा। शुक्रिया आपका जी। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद नैयर आजम। इन्होंने आसाम चुनाव कवर करके आए। इन्होंने अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताए। उन्होंने बताया कि 60-40 की लड़ाई है, भाजपा बढ़त में है और वो वापसी कर सकती है। और ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन बनाता है। कुछ भी हो सकता है, चुनाव किधर कम समय में कहीं भी पलट सकता है। चुनाव